नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप सुस्त और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 का जो विद्युत वाला लेक्चर चल रहा था, उसमें ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम ओम के नियम से स्टार्ट करेंगे और विद्युत से संबंधित अन्य जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको पूरे सीक्वेंस में क्या है बेहतर से समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि ओम के नियम क्या है। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यानी क्या टेम्परेचर जो है आपका स्टेबल होना चाहिए। तो जब ताप स्थिर होगा तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो चालक के सिरों के बीच विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। ओम का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ओके, यानी विभवांतर क्या है, धारा के समानुपाती होता है जब टेम्परेचर क्या रहता है, स्थिर रहता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट और उनमें धारा I एम्पीयर प्रवाहित हो रही हो तो ओम के नियम अनुसार हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? V प्रोपोर्शनल टू I, यानी स्थिर ताप पर जो विभवांतर है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब ये समानुपाती का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या नियतांक आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं आर, भी बराबर आर आई, है ना। तो आर यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। V इक्वल टू भी प्रोपोर्शनल आई, जब प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है आर को हम बोल देते हैं जो कि परपथ का प्रतिरोध है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कह दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो अगर ओम का नियम आपको लिखने को आ जाता है तो आप इसी तरीके से डेफिनेशंस लिख के और भी प्रोपोर्शनल टू आर आई करके आप लिख सकते हैं, जिससे आप 3 मार्कर और 5 मार्कर में आराम से इसको क्या है लिख पाएंगे। अब हम प्रतिरोध के बारे में जानेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध एक तरीके की रुकावट होती है धारा के प्रवाह में। क्या है? धारा के प्रवाह में उत्पन्न हुई रुकावट ही क्या है, प्रतिरोध है। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध जो होता है विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित करने की प्रवृत्ति, यानी उसमें रुकावट पैदा करता है धारा प्रवाह में, उसको अच्छे से प्रवाहित नहीं होने देता है। प्रवाहित धारा का विरोध करने का जो गुण है वही क्या है, प्रतिरोध है। आप प्रतिरोध को 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। दूसरा, विद्युत प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित करने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा, प्रवाहित धारा का विरोध करने का गुण प्रतिरोध है। इनमें से आपको जो भी डेफिनेशन उचित लगे आप याद कर सकते हैं। ओके, देखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू V अपॉन आई, क्योंकि हमने अभी देखा था V इक्वल टू क्या था, आर आई था। तो जब R की वैल्यू निकालें तो I इसके क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ऐसा ही मात्रक ओम का क्या हो गया आपका, ऐसे ही मात्रक प्रतिरोध का हो गया ओम, जिसे हम वोल्ट प्रति एम्पियर भी बोल देते हैं। ओम को क्या बोल देते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर भी बोल देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि अगर कोई चालक है तो उसका प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध कई चीजों पर निर्भर करता है। उनमें से पहले आती है चालक के पदार्थ की प्रकृति, चालक का पदार्थ कैसा है, चालक है उसकी चालकता कैसी है, कुचालक है या अर्धचालक है। दूसरा, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का जब ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस में क्या होती है, वृद्धि होती है। परंतु अर्धचालकों में इसके विपरीत होता है। चालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं, उनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। चालक की अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तब भी प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी एल में वृद्धि तो आर में भी वृद्धि, एल में कमी तो आर में भी कमी। ठीक है। चालक की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। जैसे जैसे आप चालक की मोटाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध में क्या आती जाएगी, कमी आती जाती है। नेक्स्ट क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारा प्रतिरोध होता है वो चालक के जो अनुप्रस्थ काट उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होता है। अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर एक की वैल्यू कम होगी तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। ओके, अर्थात पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा,
मोटे तार के प्रतिरोध से अधिक होगा। तो इन सारी चीज़ों पर हमारा प्रतिरोध क्या है, निर्भर करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक का ताप बढ़ाने पर, अनंत चालक की लंबाई बढ़ाने पर, मोटाई बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे ओमी प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध जो होते हैं, चालक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक ओमी और एक अनोमी। तो जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को हम क्या बोल देते हैं, ओमीय प्रतिरोध कह देते हैं। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को हम ओमी प्रतिरोध बोल देते हैं। जैसे मैग्नीज का तार, यानी ओम के नियम का पालन करने वाले चालकों के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, ओमी प्रतिरोध कहा जाता है, जैसे मैग्नीज का तार। नेक्स्ट हम देखेंगे अनओमी प्रतिरोध। तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को हम अनओमी प्रतिरोध बोल देते हैं। जैसे कि डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। ये डेफिनेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देते हैं तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है ना। तो ओमी प्रतिरोध क्या है, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को हम ओमी प्रतिरोध बोल देते हैं, और जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को हम अनओमी प्रतिरोध बोल देते हैं, जैसे डायोड बल्ब या ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। अब हम देखेंगे कि चालकता क्या है। तो चालक के प्रतिरोध के व्यतिक्रम को ही हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। यानी धारा के प्रवाह में जितनी रुकावट है उतनी कम होगी उतना ही क्या होगा, चालकता अधिक होगी। तो जो प्रतिरोध है वो क्या है, धारा के प्रवाह में रुकावट है, तो इसका जो व्यतिक्रम होता है, यानी रुकावट क्या हो जाएगी, रुकावट क्या हो जाएगी, कम हो बढ़ेगी। अगर रुकावट बढ़ेगी तो चालकता क्या है, घटेगी, और अगर रुकावट घटेगी तो चालकता क्या है, बढ़ेगी। तो प्रतिरोध का व्यतिक्रम ही क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का हमने मात्रक ओम देखा था, और इधर हम क्या देख रहे हैं कि चालकता प्रतिरोध के व्यतिक्रम है। तो चालकता का मात्रक हो जाएगा प्रति ओम या ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, प्रति ओम या ओम इनवर्स। ठीक है। अब हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। ओम इनवर्स को महो या सीमेन भी बोल दिया जाता है, इसको आप याद रखना है ना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की वह मात्रा जो 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले पदार्थ द्वारा विद्युत विभव लगाने पर व्यक्त की जाती है। यानी जो 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाला पदार्थ है उसका जो विद्युत विभव है उसे क्या बोल देते हैं, हम विशिष्ट प्रतिरोध बोल देते हैं। यानी R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। लंबाई के को R क्या होगा, अनुपाती, हम ऊपर देख कर आए अभी। क्षेत्रफल के क्या है, व्यतिक्रमानुपाती है। तो जो समानुपाती के एक नियतांक आएगा वो क्या है, रो, है ना। इसे ही हम बोल देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब विशिष्ट चालकता, और देखो वहां हमने क्या पढ़ा था, प्रतिरोध का व्यतिक्रम चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्यतिक्रम विशिष्ट चालकता। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का व्यतिक्रम चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का व्यतिक्रम क्या हो गया, विशिष्ट चालकता। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। तो ओम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था, जो विशिष्ट चालकता हमने देखी थी उसका मात्रक क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा था। जैसे कि 1 मिनट, है ना। ये देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या था, ये प्रतिरोध से रिलेटेड था। यानी जब प्रतिरोध में क्षेत्रफल का गुणा हो जाता है और लंबाई का भाग दे देते हैं तो इसका मात्रक ओम मीटर था। अब विशिष्ट प्रतिरोध का हम उल्टा करेंगे तो जो विशिष्ट चालकता होगी, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का उल्टा है। जैसे हमने प्रतिरोध पढ़ा था तो प्रतिरोध क्या था, इसका व्यतिक्रम हो गया था चालकता। इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का व्यतिक्रम यानी उल्टा विशिष्ट चालकता है। तो जब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करो यानी उसकी पावर माइनस की हो जाएगी तो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी प्रति ओम मीटर। समझ में आया आपको, प्रति ओम मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। प्रतिरोधों को 2 प्रकार से संयोजन करते हैं, श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, 2 क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में यानी पैरेलल सीक्वेंस में, दूसरा होता है श्रेणी क्रम में, सीरीज वाइज।
तो सीढ़ी क्रम में क्या होता है, जब सभी प्रतिरोधों को लगाते हैं तो उनका जो समतुल्य कुल प्रतिरोध होता है वो समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए हमने कई सारे प्रतिरोधों को लगाया R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट Rn, तो जो हमारा टोटल प्रतिरोध होगा इनका क्या होगा, सबको जोड़ के बराबर होगा। हमारा टोटल प्रतिरोध इनके सबके जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये देखिए एक हमारा एक परपथ है जिसमें R1, R2, R3 प्रतिरोध लगे हुए, तो हमारा जो औसत प्रतिरोध है, जो टोटल प्रतिरोध है वो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के क्या है, जोड़ के बराबर है, यानी इनके ऐड के क्या है, बराबर है, इनकी योग के बराबर है। यानी सारे प्रतिरोधों का योग ही टोटल प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब हम उसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे होते हैं। इसके विपरीत जब हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो अलग स्थिति होती है। जैसे समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। यानी इसमें टोटल कैसे निकलेगा, इसमें क्या है, इनका उल्टा करेंगे सबका, तो सबका जब उल्टा करेंगे तो सब अपोन में आएंगे, तब ऐड करके इनका क्या है, प्रतिरोध जो है टोटल निकलेगा। ओके, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जो हमारी घरों में वायरिंग होती है, जो हमारी सभी डिवाइसेस लगी होती है इलेक्ट्रिक, वो परस्पर पैरेलल क्रम में ही रहती हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्टली प्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो घरों में हमारी वायरिंग रहती है वो किस क्रम में उसमें लगे रहते हैं उपकरण, तो समानांतर क्रम में। घरों में जितने भी जो हमारे इक्विपमेंट हैं बिजली से रिलेटेड, तो वो कैसे रहते हैं, पैरेलल क्रम में लगे रहते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऐसे ही मात्रक क्या है, इसका वाट होता है। ये शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। वाट क्या है, शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। इससे बड़े मात्रक हैं किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, हॉर्स पावर। यानी विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर है। मात्रक होता है इसका वाट। अन्य कई बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे कि किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, गीगावाट हो गया, हॉर्स पावर हो गया। 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट भी बोल देते हैं। आपसे पूछ सकता है कि 1 यूनिट को परिभाषित कीजिए, तो क्या कहेंगे आप, 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट कहते हैं। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 740 वाट के क्या होता है, बराबर होता है। यानी 1 अश्व शक्ति, हॉर्स मान क्या होता है, घोड़ा, घोड़े का पर्यायवाची अश्व, तो 1 अश्व शक्ति क्या होता है, 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप मेंस में लिख रहे हो तो आप इनको डाल सकते हैं। उसके अलावा प्री में आपसे पूछ सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर हो, कितने जूल के बराबर होता है, 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, उसमें ऑप्शंस होंगे, आपको बताना होगा। तो जो आप सही से देख रहे होंगे तभी तो आप बता पाएंगे, नहीं तो जूल की जगह यार कंफ्यूज हो जाए, घात 6 की जगह आप घात 7 कर दें, 8 कर दें, 10 कर दें, 5 कर दें। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आपको जरूरत है। ओके, अब हम देखेंगे विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है। जो व्यवसाय कॉमर्शियल यूज है विद्युत ऊर्जा का, वो किलोवाट घंटा में किया जाता है। कितने किलोवाट आवर की गति से क्या है, विद्युत क्या है, संप्रेषित की जा रही है। तो जिसे बोर्ड भी बोल देते हैं, बोर्ड ऑफ, इसे क्या बोल देते हैं, 1 मिनट में इसको जूम करके देखती हूँ। सेट, अभी दिख नहीं रहा, बोर्ड ऑफ टाइम वगैरह कुछ होगा। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है किलोवाट घंटा, उसे बीओटी भी बोल देते हैं। ओके, 1 यूनिट प्रति किलोवाट घंटा। जो 1 यूनिट होती है या 1 किलोवाट घंटा होता है, एक ही चीज़ है। इनको परिभाषित कैसे करेंगे, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा, यानी आपसे बोला जाए कि 1 यूनिट को परिभाषित कीजिए, 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, तो कैसे परिभाषित करेंगे, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परपथ में 1 घंटे में क्षय होती है। विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, उसे क्या बोल देते हैं, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। यानी 1 किलोवाट घंटा इक्वल होता है वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। अमीटर, विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र जो होता है उसे हम अमीटर बोल देते हैं। विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने वाला यंत्र क्या है, डिवाइस क्या है, अमीटर है।
अमीटर को आप हमेशा देखेंगे कि सीढ़ी क्रम में लगाया जाता है। जो भी हमारा सर्किट रहता है उसमें अमीटर आपको सीढ़ी क्रम में लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है शून्य होता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम एक आइडियल यानी एक आदर्श अमीटर की बात करें तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। और यह परिपथ में सदैव सीढ़ी क्रम में लगाया जाता है और इसका यूज विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे वोल्ट मीटर को। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, कोई भी सर्किट है उसके दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उसको मापने के लिए प्रयुक्त जो डिवाइस है, जो यंत्र है, उसे ही हम वोल्ट मीटर बोल देते हैं। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर को सदैव क्या करते हैं, हम समानांतर क्रम में लगाते हैं। यानी अमीटर वोल्ट मीटर में आपको अंतर लिखने के लिए है तो क्या बोलेंगे आप, अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाला यंत्र है, वोल्ट मीटर क्या है, विभवांतर मापने वाला यंत्र है। अमीटर को सदैव परिपथ में सीढ़ी क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है। अमीटर जो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। तो ये तीन क्या होगा आपके लिए डिफरेंस होगा। अगर आपको लिखने को आया तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम विद्युत फ्यूज के बारे में जानेंगे कि विद्युत फ्यूज क्या है। तो विद्युत फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जो जब बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है सर्किट से तो क्या कहती है, जितनी भी हमारी डिवाइसेज हैं उनको सुरक्षित रखती है। घरों में लगाते हैं ना विद्युत फ्यूज, जैसे अगर लाइट में अचानक से फ्लक्चुएशन होता है तो हमारे जो टीवी, कूलर, फ्रिज डिवाइसेज हैं वो क्या है, वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएं, वो फ्यूज ना हो, खराब ना हो। तो विद्युत फ्यूज इसलिए लगाया जाता है। विद्युत परिपथ में अधिक प्रबलता की धारा प्रवाह से वैद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने वाली लिखती है। यानी जब बहुत ज़्यादा लाइट आता है, आप बोलते हैं ना कि वोल्टेज बहुत हाई हो गया, लाइट तेज आ गई, तो एक विद्युत फ्यूज लगा के रखे ताकि जो हमारे कूलर, फ्रिज, एसी वगैरह इतने इक्विपमेंट हैं उनकी सुरक्षा हो सके, है ना। विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या बोल देते हैं, हम विद्युत फ्यूज बोल देते हैं। इसका जो यूज है वो परिपथ में लगे जो डिवाइसेज की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जितने जो भी हमारा सर्किट है उसमें जो भी डिवाइसेज लगे हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसका यूज किया जाता है। विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त डिवाइस है और इसका यूज क्या होता है, अधिक प्रबलता की धारा प्रवाहित होने पर क्या कहती है, वैद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखती है। ओके। अब देखते हैं लघु पतन क्या होता है। यानी जो शॉर्ट सर्किट होता है, बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया उससे आग लगी, तो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। यह टिन, शीशा, मिश्र धातु का बना होता है। जो फ्यूज है, जो विद्युत फ्यूज जो डिवाइस है वो टिन और शीशा की क्या होती है, बनी होती है। टिन और शीशा की बनी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत फ्यूज का निर्माण किन धातुओं से होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। जैसे कि जब तेज लाइट आती है ना तो ये स्वयं से गल जाता है और जो हमारी डिवाइसेज है उनकी क्या सुरक्षा करता है। यह सदैव परिपथ के साथ सीढ़ी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ आपको 3 पॉइंट नोट करने हैं। अमीटर को सदैव परिपथ में सीढ़ी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और फ्यूज को सदैव सीढ़ी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है, टिन शीशा का बना होता है। यह वैद्युत परिपथों की शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ओके। अब हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर कि गैल्वेनोमीटर क्या है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। अब यहाँ आप एक बात नोट करें, अमीटर और गैल्वेनोमीटर में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डिफरेंस है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये बताता है कि किसी परिपथ में धारा उपस्थित है या नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। दूसरा अमीटर क्या करता है, वो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। समझ में आया। धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र गैल्वेनोमीटर है, जबकि धारा को एम्पियर में मापने वाला यंत्र क्या है, वो है आपका अमीटर। यानी आपको ये बताएगा कि परिपथ में धारा है या नहीं, वो बताएगा आपका गैल्वेनोमीटर। और कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, वो बताएगा आपको अमीटर। आपको क्लियर हुआ। तो इसकी सहायता से क्या है, 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को क्या है, मापा जा सकता है। ओके। यानी मापने वाला यंत्र अमीटर है और उपस्थिति बताने वाला यंत्र है आपका गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे शंट। ये शंट क्या होता है। शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है। यानी कि ऐसा तार होता है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर हम अमीटर बनाते हैं। यानी शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध का ऐसा तार है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर हम अमीटर बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का शंट लगाकर हम वोल्टमीटर बना सकते हैं। तो शंट का यूज हम अमीटर और वोल्टमीटर बनाने में करते हैं। कब, अगर हम शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में लगा देते तो हमें अमीटर प्राप्त हो जाता है।
यानी मीटर का निर्माण हो जाता है। और अगर हम शंट को गैल्वेनोमीटर के सीढ़ी क्रम में लगा देते हैं तो हमें वोल्ट मीटर प्राप्त हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। पहला क्या है, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ऐसी डिवाइस जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देते हैं। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह केवल एसी के लिए ही प्रयुक्त होता है, यानी जो हमारी डीसी करंट है उसके लिए ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें तो फ्लक्चुएशन होता ही नहीं है, उसकी वोल्टेज तो चेंज होती ही नहीं है, वोल्टेज तो एसी के चेंज होते हैं, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का यूज इसके लिए किया जाता है ना। ट्रांसफार्मर का यूज एसी के लिए किया जाता है। एसी अगर उच्च वोल्टेज है तो उसको निम्न में कन्वर्ट करने के लिए, निम्न है तो उसको उच्च में कन्वर्ट करने के लिए, और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। अब हम जानेंगे एसी डायनेमो को। एसी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है, यानी कि जनरेटर। एसी डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर आपने देखा है, उसमें रियल वगैरह डालते तो हमको क्या है, फिर लाइट मिलती है। समझ में आया आपको। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कहा करता है, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर हो या फिर एसी डायनेमो हो। ओके, अब हम देखेंगे विद्युत मोटर को। विद्युत मोटर ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी हैं आपके घर में या नहीं, लेकिन जो मोटर होती है, जैसे मान लो पानी की मोटर होगी, पानी की मोटर होगी, तो हम उसको जब लाइट से लगाते हैं तो क्या है, उसमें से वो नल में से क्या है, वो पानी चलने लगता है प्रेशर वाला, वो किसी भी मंजिल तक उसको ले जा सकते हैं। तो समझ में आया आपको। जब हमने उसको विद्युत दी तब उसने हमारा कार्य किया, उसने हमको क्या है, पंप से खींच के पानी दिया, यानी विद्युत ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया। जो कि जनरेटर क्या करता है, जब हम उसको चलाते हैं, अपनी यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो वो हमको क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। समझ में है आपको। जो घरों में, जब तक हम साइंस को अपनी डेली लाइफ से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम कंफ्यूज आएंगे। तो मोटर से हम क्या करते हैं, पहले उसको लाइट लगाते हैं, तब वो हमको पानी देती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जबकि जनरेटर क्या होता है, पहले हम उसको चलाते, खींच के जोर से चलाते हैं ना, फिर वो बिजली पैदा करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर हुआ आपको। तो जो विद्युत मोटर है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, जबकि जनरेटर यानी डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। हमने आपको आज के लेक्चर में क्या क्या बताया। हमने बताया कि ओम का नियम क्या है, यानी उसमें बताया कि जब टेम्परेचर स्थिर रहता है तो जो प्रतिरोध है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओम के नियम के बारे में हमने V बराबर RI के बारे में जाना। फिर हमने विद्युत प्रतिरोध के बारे में जाना, यानी धारा के प्रवाह में जो रुकावट होती है वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, वो चालकता होती है। फिर हमने ये भी जाना कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। फिर हमने जाना ओमी प्रतिरोध क्या होते हैं, अनोमी प्रतिरोध क्या होते हैं। फिर हमने चालकता के बारे में जाना, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जाना, और विशिष्ट प्रतिरोध के बाद हमने विशिष्ट चालकता के बारे में जाना, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध की अपोजिट होती है। प्रतिरोधों के संयोजन हमने देखा समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। जब हमने संयोजन देखा तो फिर हमने विद्युत शक्ति के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि हमारा जो घर होता है उसमें वायर किस क्रम में लगे रहते हैं, पैरेलल क्रम में लगे रहते हैं। हमने एक यूनिट को परिभाषित किया, 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित किया। हमने अमीटर के बारे में जाना, यानी वो किसी पर्वत में, जो घर में पर्वत होता है वो उसमें श्रेणी क्रम में लगा रहता है, वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में लगा रहता है। हमने विद्युत फ्यूज के बारे में जाना, हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में जाना, हमने शंट के बारे में जाना, ट्रांसफार्मर को भी हमने परिभाषित किया, एसी डायनेमो के बारे में जाना, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में इन चीज़ों को क्या है बहुत ही अच्छे से समझा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।